वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम जानते हैं कि हम अपना अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर को कर रहे थे। इसमें अभी तक हमने अपने कुछ लेक्चर्स कर लिए हैं और आज हम अपना लेकर के आए हैं एक नया लेक्चर। पहले मैं इस लेक्चर की खासियत बताता हूं। इस लेक्चर में आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये जो है एसी का सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर मान लीजिए आप इसको। यदि आप एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा में आपने ये लेक्चर नहीं किया, इसका मतलब आपसे एसी नहीं बनती है। तो एसी को जानने के लिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम जो भी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे वो चीजें हमारे जेईई मेंस में भी आती हैं, नीट में भी आती हैं और हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसीआर, 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 इन सब का हमारे पास क्या होगा कि एक तरह से हम बोल सकते हैं वो सेटअप तैयार होगा। एलसीआर, इंडक्टेंस, कैपेसिटर एंड रेसिस्टेंस, तीन जने जब कंबाइनेशन में होते हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा होता है, क्या पोटेंशियल आता है, क्या इंपेडेंस आता है, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। हम हिंदी से भी डिस्कस कर रहे होंगे। इंडक्टेंस को हम बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रेरक। कैपेसिटेंस को जानते हो आप, संधारित्र। और रेसिस्टेंस को आप जानते हो प्रतिरोधक। तो ये तीन चीजों का हमारे पास कंबाइनेशन होगा जिसे हम मिल करके बोल रहे होंगे एलसीआर। तो ये जो वीडियो है इसमें हम पूरा डेराइव करने की कोशिश करेंगे, पूरा डेरिवेशन वगैरह करेंगे और साथ साथ में जो फॉर्मूले वगैरह आएंगे उनको कुछ याद करेंगे। साथ साथ में जब हम इस वीडियो को मतलब डेरिवेशन कर रहे होंगे तो हम बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इवन जेईई मेंस में भी कभी कभी देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो उसमें अपने को सॉल्व करके बताना पड़ता है। तो यदि अपने को ये दो चार पॉइंट जो हम बताएंगे आपको, अगर वो याद नहीं होते हैं तो फिर हमारा जेईई मेंस में गलत हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, वी आर गोइंग टू स्टडी एलसीआर। एलसीआर, एलसीआर, एल का मतलब होता है हमारे पास इंडक्टेंस। एल का मतलब क्या होता है, इंडक्टेंस। आप इंडक्टर बोल दो चाहे तो, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस लिख लीजिए आप इसको, है ना। तो क्या लिखेंगे, इंडक्टेंस। और सी का मतलब होता है हमारे पास कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। और आर इज द रेसिस्टेंस। तीन चीजें हो गई, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस। इसको संधारित्र बोलते हैं, संधारिता बोलते हैं, इसको प्रेरकत्व बोलते हैं और इसको प्रतिरोधक बोलते हैं। इंडक्टेंस जो होता है उसका सिंबल ये होता है। कैपेसिटेंस का सिंबल हमारे पास क्या होता है बताओ, आपने पढ़ा होगा कैपेसिटेंस का सिंबल, आप बताइए कैपेसिटेंस। ये इंडक्टेंस का, सॉरी ये नहीं होता है, इंडक्टेंस का सिंबल ये वाला होता है, ये ऐसा ऐसा होता है, दैट इज द सिंबल ऑफ इंडक्टेंस। और कैपेसिटेंस का आपने पढ़ रखा है सेकेंड चैप्टर में, ये होता है। और रेसिस्टेंस तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10th क्लास से, ये होता है। तो हमारे पास एलसीआर ये चीजें हो गई, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस, रेसिस्टर। समझ रहे हो बात को। अब आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले अगर हमें डेरिवेशन करना है तो सबसे पहले हम डायग्राम को बनाएंगे। डायग्राम हमारा ये है कि तीनों जने का कंबाइनेशन करना है, तीनों सीरीज में होनी चाहिए, यानी श्रेणी क्रम में होना चाहिए तीनों चीजें। तो तीनों चीजों को श्रेणी क्रम में हमने कर दिया। ये देखो, ये पहला हमारे पास इंडक्टर हो गया और प्रेरक जिसे बोलते हैं, और कैपेसिटर हो गया, और ये हो गया रेसिस्टेंस। अब ये तीनों चीजें हो गई। अब हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स आप लगा दीजिए। एक सोर्स का लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सोर्स ही तो हमें v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी v देगा, यानी पोटेंशियल देगा। यदि कोई सोर्स ही नहीं होगा तो पोटेंशियल कहां से मिलेगा। और इसको, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, हम जानते हैं कि सीरीज में आपने पढ़ा होगा करंट वाले चैप्टर में, करंट सेम होती है लेकिन पोटेंशियल जो होता है सबके अक्रॉस अलग अलग आता है। तो अगर इंडक्टेंस है तो इंडक्टेंस के अक्रॉस VL मान लीजिए, और इसके अक्रॉस मान लीजिए VC है, और इसके अक्रॉस मान लीजिए VR है। यहां तक यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिंपल सा है, क्या किया हूं मैं, LCR तीन जने हैं,
तीन जने हैं दुनिया में, तीनों को श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में लगाना था। तो एल को लगा दिया, सी को लगा दिया और आर को लगा दिया। ध्यान दो, पेपर वाला हमसे दो जने को भी लेके बोल सकता है कि एल और सी, तो अपन लास्ट में जनरलाइज फॉर्मूला निकाल लेते हैं और फिर दो जने का पूछेगा तो दो जने का आंसर दे देंगे। भाई जितना पूछेगा उतना ही ना बताएंगे, क्या एक्स्ट्रा नंबर थोड़ी ना मिलते ज्यादा बताने से, एक्स्ट्रा नंबर थोड़ी ना मिलेंगे, जितना पूछेगा उतना बताएंगे तभी नंबर मिलेंगे। तो अब ये V जो है हमारे पास, ये सोर्स का वो है, हम जानते हैं ना एसी सर्किट में हमने पढ़ रखा है पिछले लेक्चर में कि हमारे पास अगर एसी सर्किट है, यदि प्रत्यावर्ती धारा वाली सर्किट है, तो उसमें जो V होता है वो इस प्रकार से साइन ओमेगा टी के फंक्शन में रिप्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास VL हो गया और ये VC हो गया और ये VR हो गया। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि आप रिजल्टेंट वोल्टेज को पता कीजिए, यानी कि कुल कितना विभव आ रहा है वो पता कीजिए। अगर ये VL है, VC है और VR है, मान लेते हैं कि ये टोटल जो है वो V आ रहा है, टोटल पोटेंशियल। इसको ऐड करने पर, मतलब ऐड एक तरह से बोल सकते हो, लेकिन अभी मैं सिखाऊंगा ऐड कैसे करना है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज को पता करना है, एक पहली चीज रिजल्टेंट वोल्टेज पता करना है। दूसरी चीज हमें इंपेडेंस पता करना है। इंपेडेंस आपके लिए बहुत ही नया शब्द है, मैं आपको इस शब्द के बारे में पूरी तरह से बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। इंपेडेंस जो होता है उसे हिंदी से क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा, है ना। तो अभी मैं ये पूरा डिटेल बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। इंपेडेंस प्रतिबाधा बोलते हैं। और इसमें हमें क्या निकालना है, tan phi निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है, वो भी अभी मैं निकालना आपको सिखा दूंगा। और इस क्वेश्चन, फेज डिफरेंस मतलब होता है चरण अंतराल। अब और इस क्वेश्चन में और क्या निकालना है हमें, ये सब चीजें आएंगी पेपर में, इस साल के पेपर में भी आया था। पेपर में पूछा जाता है कि रिजल्टेंट वोल्टेज निकालो, इंपेडेंस निकालो, फेज डिफरेंस निकालो, केवल सर्किट दे देगा कि LCR सर्किट है, उसमें आप ये सब चीजें निकालिए, 4 नंबर का प्रश्न हो जाता है। आप करते रहिए, बैठे रहो, करते रहो, जिससे बनता है तो कर लेगा, और जिससे नहीं बनता है तो वही पेपर में कुछ भी ऐसे क्वेश्चन लिखता रहेगा। फेज डिफरेंस निकालना है और रेजोनेंस की कंडीशन बतानी है, रेजोनेंस की कंडीशन बतानी है। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस मतलब होता है, हिंदी से बोलते हैं इसे अनुनाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनाद। तो अनुनाद वाला बताना है आपको, अनुनाद की जो अनुनाद की कंडीशन क्या होती है वो भी आपको इसमें बताना है। तो ये 4 चीजें हम इस वीडियो में निकालना सब कुछ सीख जाएंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, निकालना सीखते हैं। पहले निकालने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम एसी पढ़ रहे हैं। एसी में आप ये ध्यान दीजिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि VL प्लस VC प्लस VR बराबर V हो जाएगा, यानी तीनों जने को जोड़ देंगे तो हमें टोटल V मिल जाएगा। ये जो अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों, क्योंकि एसी में अगर मान लो ये तीनों रेसिस्टेंस होते तो आप डायरेक्ट जोड़ देते, आंसर आता। लेकिन ये भैया कैपेसिटर है, भैया ये इंडक्टर है, यानी प्रेरक है, ये संधारित्र है, अलग अलग चीजें हैं। और अलग अलग चीजें हैं तो उन्हें फेज डायग्राम के द्वारा ऐड किया जाता है। अब फेज डायग्राम भैया आपने तो बताया ही नहीं, अरे आज ही तो बताऊंगा फेज डायग्राम। और जो फेज डायग्राम बताऊंगा उससे जेईई मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो पहले आप फेज डायग्राम को जानना सीखें, फेज डायग्राम बनाना सीखें पहले, सबसे पहले, ठीक है ना। फेज डायग्राम, चलिए हेडिंग डाल लिया होगा आपने। तो फेज डायग्राम, सबसे पहले हम फेज डायग्राम बनाते हैं। फेज डायग्राम में हमारे पास क्या है, ये जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये हो गया, इधर साइड मान लीजिए करंट बह रही है, करंट का डायरेक्शन यदि उधर साइड है तो होता क्या है, जो हमारे पास VL आता है वो 90 डिग्री आगे आता है। VL जो आता है वो 90 डिग्री आगे आता है, करंट से 90 डिग्री ऊपर। और VC जो होता है वो करंट से 90 डिग्री नीचे। तो आपने ये चीज याद कर लिया, क्या याद किया, जो VL होता है वो करंट से 90 डिग्री ऊपर होता है, और जो VC होता है वो करंट से 90 डिग्री नीचे होता है। समझ रहे हो बात को, VL जो होता है वो 90 डिग्री ऊपर होता है और VC जो होता है वो 90 डिग्री नीचे होता है। इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि VL जो होता है लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, ये जेईई मेंस में पूछा गया था। और VC जो होता है वो लैग्स करंट 90 डिग्री,
लैक्स करंट 90 डिग्री। लीड मतलब होता है जीत जाना, करंट से 90 डिग्री जीत जाता है VL, और VC जो होता है वो करंट से 90 डिग्री हारा हुआ होता है। और VR जो होता है, जो VR होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो करंट की डायरेक्शन ही होती है। करंट की जिधर साइड डायरेक्शन होती है उधर ही साइड हमारा VR होता है। तो आप ये चीज लिख लीजिए, ये चीज आप मेंशन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ये मेंशन लिख लीजिए आप कि जो हमारे पास पोटेंशियल होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, प्रेरक के अक्रॉस, हमारे पास जो प्रेरक के अक्रॉस विभवांतर आता है वो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज VL लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। ये चीज आप लिख लेंगे। और आप क्या लिख लेंगे, सेम टू सेम पोटेंशियल डिफरेंस उसके लिए VC के लिए लिख लेंगे। VC क्या करता है, लैक्स बाय 90 डिग्री, यानी कि जो VL होता है वो 90 डिग्री जीत जाता है और जो VC होता है वो 90 डिग्री हारा हुआ होता है, इसलिए लैक्स में लिख देते हैं। तो आपने फेज के बारे में इतना अभी तक आपने सिंपल चीजें सीखी। अब डेराइव करने के लिए अब हमें क्या करना होगा कि इन दोनों में, जैसे हमने वेक्टर में अपने पढ़ा था कि इसका और इसका अगर दो जने होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा। तो रिजल्टेंट ही तो निकालना है, लेकिन यहां दो जने पिक्चर में है, VL और VC है और VR 3 जने हैं, तो अपने को दो जने को मिला करके एक जना बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, आप ये मान के चलेंगे कि जो VL है वो बड़ा है। अगर VL बड़ा है तो नया फेजर डायग्राम यदि मैं बनाऊं तो इधर साइड क्या VL माइनस VC कर दूं क्या, बोलो कसम से, देखो झूठ नहीं बोलना, इधर साइड VL माइनस VC कर दूं क्या, तो ये इधर साइड VL माइनस VC कर दिया हूं और इधर VR था, VR तो इधर था ही सही और इधर VC था, तो ऊपर वाला यदि बड़ा है तो हमने VL माइनस VC कर दिया और इन दोनों का रिजल्टेंट मान लीजिए ये आ रहा है, तो इन यहां पे जो एंगल बन रहा है उसको मान लीजिए फाई है। समझ में आया कि रिजल्टेंट है, ये क्या है हमारे पास, V रिजल्टेंट है, V रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट उधर साइड ही आएगा क्योंकि हमने वेक्टर का एडिशन पढ़ रखा है कि यदि दो जन, इन दोनों को हमने इससे इसको माइनस कर दिया तो ये VL माइनस VC बन गया और इधर VR था, तो रिजल्टेंट यही वाला आएगा। तो सबसे पहले जो हमारा पहला वाला पॉइंट था उसे निकालते हैं। चलिए, पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, पहला ये निकालना था हमें, बताओ पहले वाले में ये डायग्राम मिटा दूं ना, चलो ये डायग्राम मिटा देता हूं। पहले वाले में हमें क्या निकालना था, पहले वाले में हमें निकालना था V टोटल निकालना था, तो V टोटल जो होगा, अच्छा अब इसका इनके बीच में यदि ये दो, ये एक ये वेक्टर हो गया, आप खुद सोचो थोड़ा, एक ये वेक्टर हो गया और एक ये वेक्टर हो गया, इन दोनों वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, एडिशन के द्वारा, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अगर ये A है ये B है तो रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, याद करे हो ना, A प्लस बी को कैसे करते हैं, अंडर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होता है ना, और cos थीटा होता है, तो cos थीटा इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में थीटा जो है, ये जो थीटा बन रहा है वो 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पे हमने 2AB लिखा भी था, मान लीजिए लिखा और cos 90 किया, तो ये टर्म तो 0 हो गई ना, यानी ये वाली टर्म बची ना हमारे पास। एडिशन कर रहे हैं ना, एडिशन याद करो, A प्लस बी वेक्टर का एडिशन कैसे कर रहे थे, क्या फॉर्मूला पढ़े थे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, जिसको नहीं याद है आप वेक्टर वाला डेफिनेशन वेक्टर पढ़ के आए हैं एक बार, तभी आपको बनेगा। टोटल निकालने का तरीका ये था। तो अब यहां पे VL की जगह VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, ये V रिजल्टेंट आ गया। अब इस V रिजल्टेंट निकालने के पहले भैया आपको यह बताना चाहिए था कि VL की वैल्यू क्या है और VC की वैल्यू क्या है और VR की वैल्यू क्या है। तो डायग्राम देख के तुम लोग ये बताओ, डायग्राम जो था हमारे पास ये वाला, इसमें अब तुम लोग ये बताओ मेरे को कि जैसे मान लो करंट I बह रही है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल VL था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल VC था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल VR था। ओम का नियम लगा दो, तो ओम के नियम के अनुसार इसके अक्रॉस V इज इक्वल टू IR,
आई तो आई ही है, और इसका जो रेसिस्टेंस होता है यानी प्रेरक का जो प्रतिरोधक होता है, प्रेरक का भी प्रतिरोधक होता है, उसे हम एक्सएल बोलते हैं, और इसके बोलते हैं एक्सी बोलते हैं, और इसका तो आर ही होता है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। जो प्रेरक होता है यानी जो हमारे पास इंडक्टर होता है, उसकी जो इंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है, यानी जो उसका वो, इसको तो एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपेसिटर को सी से, इंडक्टर को एल से, लेकिन जो इसका हमारे पास वो होता है इंडक्टेंस होता है, जैसे अपन बोल सकते हैं इंडक्टिव रेसिस्टेंस यानी प्रेरक का जो प्रतिरोधक होता है, तो उसे हम एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपेसिटर को एक्सी से, कैपेसिटर के रेसिस्टेंस को एक्सी से, और इसका वी आर मतलब इसका तो हम जानते हैं आर से, तो इसका हो जाएगा हमारे पास आई एक्सएल, वी एल इज इक्वल टू आई आर, और VC इज इक्वल टू क्या आएगा, VC इज इक्वल टू भी हो जाएगा हमारे पास आई आर, आर इसका एक्सी है, और VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, VR इज इक्वल टू आई आर। तो ये तीन वैल्यू आपने यहां से निकाल ली। बस आपको याद रखना ये कि इसके अक्रॉस जो रेसिस्टेंस होता है वो एक्सएल होता है, इसके अक्रॉस जो रेसिस्टेंस होता है वो एक्सी होता है, और इसके अक्रॉस रेसिस्टेंस तो हम जानते हैं आर ही होता है। ये तीन जने हो गए। अब ये तीन जने हो गए, इन तीनों जने को यहां पुट कर दो। जब तीनों जने को यहां पुट करोगे ना आप, तो आपका ये बहुत आसानी से आ जाएगा। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर दूंगा तो हमारे पास V टोटल यहां से निकल आएगा। V टोटल बराबर भैया VL की जो वैल्यू है वो आई एक्सएल है, और VC की जो वैल्यू है वो आई एक्सी है, इसका होल स्क्वायर है। VR की जो वैल्यू है वो आई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आप एक काम करो, यहां से एक काम कर लो, आई को कॉमन ले लो, आई को जब बाहर निकालोगे तो वो आई स्क्वायर बन जाएगा, तो आई स्क्वायर और एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब आप एक काम करो ये कि जो आई है पूरा आई को बाहर निकाल लो। जब आप आई को बाहर निकाल लोगे ना, यहां से करते जाओ जल्दी फटाफट, बहुत आसान है। आई को बाहर निकाल लो, जब आई को बाहर, इससे ये आई और ये आई स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो ये आई बन के निकल जाएगा, और अंदर साइड क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और जो एक्सएल होता है, अब ये जानना चाहते हैं अपन एक्सएल क्या होता है और एक्सी क्या होता है। एक्सएल तो हमने बता दिया ना कि इंडक्टर के अक्रॉस जो रेसिस्टेंस होता है वो एक्सएल होता है, लेकिन जो एक्सएल की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको, होती है ओमेगा एल। किसके बराबर होती है, ओमेगा एल के बराबर होती है। और एक्ससी की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, 1 ओमेगा सी। सी जानते हो ना कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है, जैसे कैपेसिटर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, सी की वैल्यू होती थी 1 माइक्रोफराडे 2 माइक्रोफराडे, ऐसे सेम इंडक्टर वाले चैप्टर, इंडक्टेंस जो होता है हमारे पास, प्रेरकत्व जो होता है, उसमें जो हमारे पास वैल्यू होती है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सएल की जगह ओमेगा एल, एक्सी की जगह 1 ओमेगा सी। तो हमारे पास यहां से कितना आ गया, आई एक्सएल की जगह हमने कर दिया ओमेगा एल, एक्सी की जगह हमने कर दिया ओमेगा सी, इसका हमें करना है होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज द वी टोटल। तो यहां से हमारे पास वी टोटल आ गया। पहला वाला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, हमें वी टोटल निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया एक्सएल और एक्सी की वैल्यू रख करके। अब दूसरा वाला आपने क्या पूछा था भैया, जेड इंपेडेंस पूछा था। इंपेडेंस मतलब होता है प्रतिबाधा पूछा था। इंपेडेंस देखो क्या होता है, इंपेडेंस को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप, जैसे आपके पास जैसे 3 रेसिस्टेंस है सीरीज में, एक रेसिस्टेंस ये वाला है मान लो, एक रेसिस्टेंस ये वाला, एक रेसिस्टेंस ये वाला। जब 3 रेसिस्टेंस थे तो तीनों रेसिस्टेंस को अपन जोड़ करके बोलते रहे हैं आर टोटल, यानी आर टोटल यानी कुल प्रतिरोधक निकालते थे। लेकिन यहां पे क्या है हमारे पास, एक तो एल है, इंडक्टेंस है, और एक कैपेसिटेंस है, और एक रेसिस्टेंस है। तो इसमें हम टोटल आर कैसे निकालेंगे, तो जो इनका टोटल रेसिस्टेंस होगा दैट इज द इन जेड, दैट इज द जेड। जेड का मतलब एक तरह से ये हो गया हमारे पास कि जो इसका हमारे पास एक्सएल था और इसका एक्सी था और इसका आर था, तो इनका समीशन ही कहलाता है जेड। जेड मतलब होता है इंपेडेंस, और इंपेडेंस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी से, प्रतिबाधा। लेकिन भैया एक्सएल ओमेगा एल 1 ओमेगा सी प्लस आर, तो इससे तो हमारा मतलब उतना ज्यादा इफिशियंट फॉर्मूला नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, अच्छा इफिशियंट फॉर्मूला नहीं है तो एक काम करते हैं, अभी आपने बताया कि इसमें जो बहने वाली करंट है, इसमें जो बहने वाली करंट थी वो आई थी, और अगर आपको करंट पता है और इसके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल आया था, जो टोटल पोटेंशियल वी टोटल आया था, वो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाल लिया है, वी टोटल निकाल लिया है। तो
इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि 3 जने हैं, पूरा 1 जना मानो, और अगर 1 जना ऐसा कुछ 1 जना मान लो, एक टोटल रेसिस्टेंस मान लो अगर है, टोटल रेसिस्टेंस है, इसके अक्रॉस तुम्हें V पता है, इसके अक्रॉस तुम्हें V पता है और I पता है, तो ये R टोटल निकाल सकते हो ना ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके। सिमिलरली वही हम यहां पे करने वाले हैं कि हमने ये सोचा कि ये तीनों को टोटल R निकालना है, तो मान लिया इनका टोटल जो है वो Z है, इनका टोटल रेसिस्टेंस जो है वो Z है, और करंट जो बह रही है वो I, और जो टोटल V था वो, तो Z बराबर V इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, I R होता है, R टोटल, तो R टोटल की जगह हमने Z लिख दिया, तो Z बराबर आ जाएगा V बाय I, और V की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, I अंडर रूट ऑफ ओमेगा L अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, आई थिंक I थी और नीचे I था, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो Z बराबर ये आ गया। यानी हमने प्रतिबाधा भी निकाल लिया, दैट इज द टोटल रेसिस्टेंस, यही है हमारा टोटल रेसिस्टेंस यानी इंपेडेंस, इंपेडेंस यानी प्रतिबाधा। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब फेज डिफरेंस की बात कर लेते हैं। चलिए, आपने तीसरा क्वेश्चन तो ये बताया था ना कि फेज डिफरेंस क्या होता है, तो चलिए फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। फेज डिफरेंस निकालना बहुत आसान है, देखो ये फाई है, दैट इज द फाई, फाई इज द फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस निकालना है तो डायग्राम में tan फाई की वैल्यू निकाल लो। tan फाई बराबर क्या आ जाएगा, देखो tan फाई बराबर क्या आएगा, y बाय एक्स, यानी y की वैल्यू हमारे पास VL माइनस VC बाय x की वैल्यू हो गई VR। VL की भैया वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू आई आर, आई आर, आर एल वाले का क्या होता है, एक्सएल होता है, VC का क्या जाएगा आई एक्सी अपॉन VR। V को लिख दो, V को भी लिख दो आई आर, आई से आई समाप्त हो गया, हमारे पास क्या बचा ऊपर, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर बचा, और यहां से tan फाई। अरे भैया आपने एक्सएल को भी तो बताया है ओमेगा एल बोलते हैं, एक्सी को भी तो बताया है 1 अपॉन ओमेगा सी बोलते हैं, ये आर, ये हमारे पास tan फाई की वैल्यू आ गई। और हमें फाई की वैल्यू निकालनी थी, तो हम यहां से फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाई की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, फाई को इधर साइड रखो, tan को उधर भेज दो, तो ये tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स और दैट वैल्यू, यानी हमारे पास फेज डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, फेज डिफरेंस जो हमारे पास आ गया है वो कितना आया है, फाई बराबर आ गया है ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, और यहां से tan इनवर्स, तो ये हमारा क्या आ गया, फेज डिफरेंस आ गया। तो भैया आपने टोटल पोटेंशियल भी पता कर लिया, आपने इंपेडेंस भी पता कर दिया, आपने फेज डिफरेंस भी पता कर दिया। अब पता करना है लास्ट क्वेश्चन, यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन। रेजोनेंस की कंडीशन क्या कहती है, रेजोनेंस को हमने हिंदी से बोला था अनुनाद बोलते हैं, रेजोनेंस की कंडीशन क्या कहती है। तो याद रखना है आपको कि इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, इन द कंडीशन ऑफ, लिख लीजिए, रेजोनेंस की कंडीशन जब आती है यानी अनुनाद की कंडीशन जब आती है, तो हमारे पास होता यह है कि Z जो हमने कैलकुलेट किया था इसे मिनिमम होना चाहिए। Z को क्या होना चाहिए, इंपेडेंस जो हमने निकाला था वो कम से कम होना चाहिए। तो Z का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, Z बराबर हमने निकाला था अंडर रूट ऑफ ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी प्लस आर स्क्वायर। भैया आपने ये Z निकाला था और आप बोल रहे हैं Z को मिनिमम करना है, मिनिमम करना है, एक काम करते हैं, यदि कम करना है तो ओमेगा एल यदि इसके बराबर हो गया, यदि ये दोनों जने बराबर हो गए तो ये जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा तो ये आर स्क्वायर बाहर आएगा, यानी टोटल हमारे पास Z बराबर आर आ जाएगा, हमारे पास L और C की कहानी ही खत्म हो जाएगी। इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो जीरो हो जाएगा, तो Z मिनिमम हो जाएगा। तो चलो कर देते हैं, सिंपल है। तो हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होगा, रेजोनेंस की कंडीशन में यहां लिख लीजिए एट रेजोनेंस, रेजोनेंस के दौरान यानी अनुनाद के दौरान ओमेगा L जो होता है वो 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर होता है, तो Z बराबर हमारे पास R आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जीरो हो जाएगा और R स्क्वायर का रूट R आ जाएगा। और यहां से अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ओमेगा को इधर भेज दो, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन LC, तो ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। ये भी आपको याद रखना है, ये पेपर में आपके पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में, और पूछा भी जाता है, ये फेवरेट टॉपिक माना जाता है, एक तरह से आप बोल सकते हो बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है, चाहे वो जेईई मेंस हो चाहे वो बोर्ड हो। तो ओमेगा की वैल्यू यहां से आ गई। एक चीज और यहां पे पूछता है, आवृत्ति निकाल के दिखाइए, यानी फ्रीक्वेंसी निकाल के बताना होता है।
तो ओमेगा की वैल्यू यदि आपको पता है तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है, याद कर लो, 2 पाई बाय एफ होता है। 11th में पढ़ते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई बाय एफ होता है। अब फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ओमेगा की जगह आपको पता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एलसी और इज इक्वल टू 2 पाई बाय एफ। तो फ्रीक्वेंसी यहां से कितनी आ जाएगी बताओ जरा ध्यान से, कसम से देखो झूठ नहीं बोलना। 2 पाई को नीचे कर दिया हूं और एलसी, तो यहां से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। तो पेपर वाला अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो भी हम बता देंगे। और अगर मान लो टाइम पीरियड पूछता है, टाइम पीरियड पूछता है तो टाइम पीरियड तो हमारा फ्रीक्वेंसी का अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ हो जाएगा। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा हमारे पास, इसको आप उल्टा कर दीजिएंगे तो आपको यहां से टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इस वीडियो को देखा है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोबारा से इस वीडियो को देखें। लेकिन इस वीडियो में जितनी भी चीजें बताया हूं कोई भी बात फालतू की नहीं थी, यानी हर एक बात जो बोला हूं बहुत ज्यादा, मान लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आपको हर एक बात को अपनी कॉपी में मेंशन करना होगा, एक्सेल की वैल्यू, एक्सी की वैल्यू, जो चीजें मैंने बताया है। फेजर डायग्राम में वीसी जो है वो 90 डिग्री नीचे होता है, वीएल जो होता है वो 90 डिग्री ऊपर होता है। ये छोटी छोटी बातें लग रही होंगी आपको, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई मेंस में, इवन जेईई एडवांस में भी एक मैच दिस कॉलम पूछा गया था, इसी साल पूछा गया था या फिर पिछले साल। जेईई एडवांस सिंपल सा पूछा गया था, जेईई एडवांस में सिंपल ऑब्जेक्टिव मैच दिस कॉलम में ये पूछा गया था, लीड से ऐसा लिखा हुआ था कि जो वोल्टेज करंट वोल्टेज होता है, कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है कि लैग करता है, बहुत सारे ऑप्शन थे ऐसे में। तो ये बहुत ईजी है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू लवर्स।